तो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है कमलेश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कम्मू टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार लोन के बारे में। कार लोन में जब भी आप कार लोन लेने के लिए जाते हैं तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, दोनों ही कंडीशन में किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहते हैं कार लोन लेने के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कार लोन लेने के समय पर आपको किन बातों का, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम अंत में बात करेंगे। देखिए, कार लेना एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम कार लेने का प्लान तो बहुत दिनों से कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे इस कंपनी का ये कार लेना है, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो कार हमको डिलीवरी मिल जाए। ऐसे कंडीशन में हमको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कार अगर आप लोन के थ्रू ले रहे हैं तो लोन में किस प्रकार के प्रोसेस होते हैं बैंक में, या फिर आपका बोलना चाहिए कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहती हैं कार लोन लेने के लिए, और इसमें ये कार लोन को प्रोसेस करने के लिए कितना समय बैंक लेती हैं। इन सभी चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी हम कार लेने का प्लान करते हैं तो हमको एक स्पेसिफिक किसी डेट पे चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक त्यौहार है या कोई एक स्पेसिफिक कोई डेट है, तो उस डेट पे हमको डिलीवरी चाहिए होती है। तो उससे पहले हमको कार लोन के सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेने हैं, ताकि कार को डिलीवरी लेने में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहती हैं कार लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है कार लोन का। ये आपको जिस भी बैंक से या जिस भी फाइनेंस कंपनी से आप प्रोसेस करना चाहते हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, या फिर उनके वेबसाइट पे जनरली ये अपलोडेड रहता है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम केवाईसी की बात करें तो आपका 2-3 कलर फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ के कलर फ़ोटो लग सकते हैं। आपका आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, ये सब दे सकते हैं। उसके साथ साथ एड्रेस प्रूफ में जैसे कि आपका हो गया आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एज प्रूफ भी रिक्वायर्ड रहता है, तो एज प्रूफ में जनरली आप 10th या 12th का मार्कशीट दे सकते हैं। एज प्रूफ के रूप में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बैंक या बहुत सारी जो फाइनेंस कंपनियाँ हैं, वो जो भी आपने आईडी एंड एड्रेस प्रूफ दिया हुआ है उसी को यहाँ पर आपका एज प्रूफ के लिए उसको कंसिडर कर लेती हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए होता है आपके बैंक का बैंक स्टेटमेंट, मिनिमम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर लिया जाता है। इसके साथ साथ इनकम प्रूफ के रूप में आपका रिसेंट 3 महीने का सैलरी स्लिप लिया जाता है अगर आप सैलरीड पर्सन हैं। और इसके साथ साथ जो आपका कोटेशन होता है, जिस भी कंपनी का आप कार लेना चाहते हैं उस कंपनी के डीलरशिप से जो आपको कोटेशन मिला हुआ होता है, कोटेशन से बैंक ये आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, आप इस कंपनी का ये कार ही ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि बैंक को आगे लोन को प्रोसेस करने में ईजी होता है। कोटेशन में आपके सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन रहती हैं कि आपकी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या होगा, एक्स शोरूम प्राइस क्या होगा, उसमें आपका जो रोड टैक्स है या फिर बोलना चाहिए जो आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन रहती हैं। इसके साथ साथ आप अगर गाड़ी में कुछ एसेसरीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो उसका क्या कॉस्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्राइस लिखी हुई होती हैं, तो वो कोटेशन आपको बैंक को देना होता है। देखिए, अगर एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आपका अगर परमानेंट एड्रेस और आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है दोनों अगर सेम है तो एक ही एड्रेस प्रूफ से आपका ये काम हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कई सारे केस में क्या होता है कि हमारा जो परमानेंट एड्रेस होता है या जो हमारा होम टाउन होता है वो कहीं और होता है, और अभी के टाइम पे हम किसी दूसरे सिटी में अगर रह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं उस सिटी का, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, उसका एक एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होता है। इसी एड्रेस प्रूफ पे जनरली बैंक या जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं वो अपना फील्ड विजिट करवाती हैं, तो ये ज़रूरी होता है और ये आपको देना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं वहाँ पर अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का एग्रीमेंट दे दीजिए। उसके साथ साथ वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी इसमें आप अटैच कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जिस सिटी में अभी आप रह रहे हैं वहाँ अगर आप बहुत दिनों से रह रहे हैं, बहुत समय से रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा एड्रेस प्रूफ हो जिसमें आपका प्रॉपर वहाँ का एड्रेस मेंशन किया हुआ हो। जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड में अगर आपका एड्रेस चेंज किया हुआ है या ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज किया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का, उस पर्टिकुलर एड्रेस का आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होता है। देखिए, कुछ बैंक और कुछ जो फाइनेंस कंपनियां हैं ये हो सकता है कि आपके जो जॉब है आपका उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी प्रूफ भी मांग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर जॉब में कितने दिनों से काम कर रहे हैं और आपका टोटल जॉब एक्सपीरियंस कितना है। ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपसे लिए जा सकते हैं, ताकि आपको लोन देना है या नहीं देना है, इन चीज़ों को डिसाइड करने में बैंक को दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अगर हम लोन के लिए जाएं तो उसमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड
पर्सन के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी लगेगा। इसके साथ साथ जो केवाईसी डॉक्यूमेंट का हमने डिस्कशन किया था, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ के साथ साथ जो कलर फ़ोटो डिस्कशन किया था वो भी इसमें लगेंगे। इसके साथ साथ 6 महीने का मिनिमम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें इनकम प्रूफ के रूप में आपका रिसेंट 2 या 3 साल का आपका ITR फाइल लिया जाता है, जिससे बैंक ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका पिछला इनकम कितना रहा है और किस सोर्स से रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको जो कोटेशन का हमने डिस्कशन किया था, आपको डीलरशिप में जाकर वो आपका जिस भी कार को आप लेना चाहते हैं उसका कोटेशन आपको लाकर बैंक को देना होता है। तो ये थे डॉक्यूमेंट जो एक सैलरीड पर्सन के लिए या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती हैं कार लोन लेने के लिए। इसके साथ साथ अब हम डिस्कस करते हैं कि कार लोन लेने के टाइम पर आपको किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट आपको इस कार लोन के लिए लिया जा रहा है उसके बारे में डिस्कशन प्रॉपर कर लेना है। इसके साथ साथ जो आपका लोन का EMI आ रहा है उसको भी आपको देख लेना है कि वो आपके बजट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है आपका लोन EMI जो है आपके बजट में, तो आप अगर वहाँ पर गुंजाइश हो तो टेन्योर को थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करवा सकते हो। अगर वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पर बैंक आपके टेन्योर को थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकती है। इसके साथ साथ डाउन पेमेंट भी बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है। देखिए, डाउन पेमेंट जितना ज़्यादा आप देते हैं उतना अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि लोन अमाउंट उतना कम हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी कम लगेगा। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा डाउन पेमेंट आप कर पाएँ और लोन अमाउंट आपका कम से कम रहे। इसके साथ साथ बहुत सारी जो बैंक और जो फाइनेंस कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, आपके गाड़ी के एक्स शोरूम के ऊपर आपको लोन देती हैं। कई सारी कंपनियां आपको ऑन रोड प्राइस के ऊपर भी लोन देती हैं। तो इन चीज़ों का भी वहाँ पर डिस्कशन कर लेना है और वहाँ पर देखना है कि जो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही है उसके हिसाब से आपको वहाँ पर डिसीजन लेना है। इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि सैलरीड पर्सन के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहती हैं कार लोन के लिए। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कार लोन लेने के समय पर किन बातों का, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कार लोन लेने के समय पर आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।